आज का जो लेक्चर हम डिस्कस करने लगे हैं वो है अबाउट एनालिसिस ऑफ कोल। कोल का एनालिसिस दो तरीक़ों से होता है, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस एंड अल्टीमेट एनालिसिस। आज के लेक्चर में हम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कोल के अंदर कितने परसेंटेज में मॉइस्चर, वोलेटाइल मैटर, ऐश एंड फिक्स कार्बन मौजूद है और उन्हें डिटरमाइन कैसे करते हैं। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग प्रॉक्सिमेट एनालिसिस की क्या सिग्निफिकेंस है उसे भी हम डिस्कस करेंगे। आपने अभी तक मेरे YouTube के चैनल लर्न विद इंजीनियर आयशा को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक भी करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद इंजीनियर आयशा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनालिसिस ऑफ कोल। कोल हर किसी को पता है एक बर्निंग फ्यूल है, तो कोल का एनालिसिस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम एनालिसिस बेसिकली कर क्यों रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी डू एनालिसिस ऑफ कोल। नंबर वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ कोल। कोल की क्वालिटी चेक करनी है तो हमें एनालिसिस करना पड़ता है। नंबर टू, टू डिसाइड द प्राइस ऑफ द कोल। कोल की क्वालिटी डिटरमाइन होगी तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली हम कोल की प्राइस को भी डिसाइड कर लेते हैं। नंबर थ्री, टू मेजर द थ्योरेटिकल कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द कोल। अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू इज़ इम्पोर्टेंट पैरामीटर टू मेजर द एनर्जी कंटेंट ऑफ द फ्यूल। कि अगर कोल है वो हमें कितनी एनर्जी कंटेंट दे रहा है उसे मेजर करना हो तो कैलोरीफिक वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए भी हमें एनालिसिस करना पड़ता है। या इन अदर वर्ड, अगर मैं कैलोरीफिक वैल्यू को दोबारा से समझाऊँ, इसकी डेफिनेशन को डिफ़ाइन करें हम, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कि अगर एक यूनिट मास कोल है, उसकी कंप्लीट कंबक्शन पर जो अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व हो रही है उस अमाउंट को बेसिकली कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। गुड क्वालिटी का कोल होगा तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी। नंबर फोर, टू डिटरमाइन द एयर रिक्वायरमेंट फॉर कंप्लीट कंबक्शन ऑफ कोल। अब कोल के अंदर डिफरेंट परसेंटेज में अदर कंपोनेंट जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर ये भी मौजूद होते हैं। तो इनकी कंप्लीट कंबक्शन के लिए हमें कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर है वो डिटरमाइन करनी हो तब भी हम एनालिसिस करते हैं। क्यों? क्योंकि जो अल्टीमेट एनालिसिस है वो हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि ये कंपोनेंट कितनी परसेंटेज में मौजूद है, ये कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर जो कंपोनेंट है कितनी परसेंटेज में मौजूद है। जब हमने एनालिसिस किया, कंपोनेंट्स का पता चल गया, उसकी परसेंटेज का पता चल गया, तो उसके हिसाब से हम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अब कितनी होगी कि कंप्लीट कंबक्शन के लिए वो भी डिटरमाइन कर लेंगे। नाउ वी डिस्कस द मेन टॉपिक, एनालिसिस ऑफ कोल। एनालिसिस ऑफ कोल दो तरीक़ों से है, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस एंड अल्टीमेट एनालिसिस। प्रॉक्सिमेट, इन दोनों को मैं डिफ्रेंशिएट करती हूँ। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस इज़ ईजियर एंड क्विकर एंड इट गिव्स अ फेयर आइडिया अबाउट क्वालिटी ऑफ कोल। दोनों एनालिसिस हमें कोल की क्वालिटी के बारे में बताते हैं, लेकिन जो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस है वो आसान है और हमें क्विकर रिजल्ट्स दे देता है। Ultimate analysis is essential for calculating heat balances in any process for which coal is employed as a fuel। इतने भी प्रोसेस में हम कोल को एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, अगर हमने वहाँ पर हीट बैलेंस कैलकुलेशन करनी है, हीट बैलेंसेस में क्या कर रहे हैं हम कंपोनेंट को देख रहे होते हैं कितनी परसेंटेज में है, ठीक है, तब हम अल्टीमेट एनालिसिस करते हैं। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस इंक्लूड द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर, वोलेटाइल मैटर, ऐश एंड फिक्स कार्बन। इनको डिटरमाइन कर रहे हैं हम जस्ट कोल में। जबकि अल्टीमेट एनालिसिस में हम कोल के जितने भी कंपोनेंट हैं ना उनको डिस्कस करते हैं, जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, सल्फर, ये कितनी परसेंटेज में मौजूद हैं तो हम अल्टीमेट एनालिसिस से निकाल रहे हैं। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस इज़ यूजफुल फॉर फाइंडिंग हीटिंग वैल्यू। अगर हमें कैलोरीफिक वैल्यू को फाइंड करना हो तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस से करते हैं, लेकिन अगर हमें फर्नेस का डिज़ाइन जैसे कि फ्लेम टेम्परेचर कितना सेट करना है, फ्लू डक का डिज़ाइन कैसे करना है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी? अल्टीमेट एनालिसिस से। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस सिंपल एनालिसिस है, सिंपल इक्विपमेंट अपरेटस यूज़ करके हो जाता है, लेकिन अल्टीमेट एनालिसिस के लिए हमें पूरा अपरेटस डिज़ाइन करना पड़ता है, तो ये लेबोरेटरी एनालिसिस है। नाउ कम टू द मेन टॉपिक ऑफ द टुडे लेक्चर, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, जिसे हम डिटेल में डिस्कस करने लगे हैं। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में हम किन चीज़ों को डिटरमाइन करते हैं, उसमें सबसे पहले है मॉइस्चर, कि कोल में कितनी परसेंटेज में मॉइस्चर है, तो इसे किस तरह डिटरमाइन करते हैं। मॉइस्चर इज जनरली डिटरमाइन बाय हीटिंग अ नॉन क्वांटिटी ऑफ एयर ड्राइड कोल
to 105 degree Celsius to 110 degree Celsius for 1 hour, then cool in desiccator. हमने कोल की एक नॉन क्वांटिटी ले ली। फॉर एग्जांपल हमारे पास W ग्राम कोल था, उसको हमने 105 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस पर ओवन में रखा है 1 घंटे के लिए। उसके बाद हमने इसे निकाला है और डेसिकेटर में ठंडा किया है। तो जो लॉस आया वेट का वो हम परसेंटेज में निकालेंगे तो हमें मॉइस्चर का पता चल जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कितनी आ गई इज इक्वल टू लॉस इन वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल टेकन मल्टीप्लाई बाय 100। जो मैंने इनिशियली कोल का वेट लिया था वो W ग्राम, आफ्टर हीटिंग इन ओवन द वेट ऑफ द कोल क्या हो गया W1, तो लॉस इन वेट क्या आया W माइनस W1। तो परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर क्या होगी इज इक्वल टू W माइनस W1 ओवर W मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम सिग्निफिकेंस देखेंगे कि हम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में मॉइस्चर की कंटेंट को क्यों मेजर कर रहे हैं कोल में, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो व्हाई वी एनालाइज मॉइस्चर कंटेंट इन कोल। नंबर 1, it affects the efficiency of coal combustion. Higher the moisture content in the coal, difficult it to be burned. ज़ाहिर है अगर कोल में नमी होगी तो वो बर्निंग नहीं करेगा, जब बर्निंग नहीं करेगा तो कोल की कंबक्शन एफिशिएंसी जो होगी वो इफेक्ट होगी। नंबर 2, इट रिड्यूसेस द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द कोल। ज़ाहिर है कैलोरीफिक वैल्यू मैंने बताया है क्या है, ये एनर्जी कंटेंट को मेजर करती है, ये कोल कितनी एनर्जी दे रहा है, ठीक है, हीटिंग वैल्यू कितनी दे रहा है। जब कोल में नमी है वो जलेगा ही नहीं तो हीटिंग भी नहीं देगा, तो उसकी रिड्यूस हो जाएगी हीटिंग वैल्यू। नंबर 3, अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हीट इज़ वेस्टेड इन एवेपोरेटिंग द मॉइस्चर ड्यूरिंग कंबक्शन। तो हमें एक्स्ट्रा से हीट भी देनी पड़ती है, तो उसे भी मेजर करना हो तब भी हमें मॉइस्चर निकालना पड़ते हैं कि कोल में कितने मॉइस्चर है, ताकि हम एक्स्ट्रा से उसे हीट दें ताकि कंप्लीट कंबक्शन हो सके उस कोल की। ठीक हो गया। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में नंबर 2 पर जो हम डिटरमाइन करते हैं वो है वोलेटाइल मैटर। अब वोलेटाइल मैटर क्या है, बेसिकली जो जल्दी से उड़ जाते हैं, ठीक है, गैसेस बन के, वेपर्स बन के। वोलेटाइल प्रेजेंट मैटर प्रेजेंट इन कोल में बी कंबक्सिबल गैसेस लाइक कार्बन, लाइक हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, और नॉन कंबक्सिबल गैसेस लाइक CO2 एंड NO2। इसे अब डिटरमाइन कैसे करते हैं, इज डिटरमाइन बाय हीटिंग ए ड्राइड कोल W1 फॉर एग्जैक्टली 7 मिनट इन अ ट्रांसलूकेंट क्रूसिबल, covered it with lead at a steady temperature of 9 to 5 डिग्री सेल्सियस in muffle furnace। अब हमने एयर ड्राइड कोल W1 का वेट लिया। W1 क्यों, पहले W था, जब मॉइस्चर रिमूव हो गया तो कोल का वेट आ गया W1। अब हम इसी को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। इस वेट को हमने क्रूसिबल में लिया है और उसे ढक दिया है। ढकने के बाद मफल फर्नेस में रखा 925 डिग्री सेल्सियस में 7 मिनट के लिए। तो वो जो लॉस आया परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर कैसे निकालेंगे, लॉस इन वेट ड्यू टू द रिमूवल ऑफ वोलेटाइल मैटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल टेकन मल्टीप्लाई बाय 100। तो लॉस इन वेट ड्यू टू द रिमूवल ऑफ वोलेटाइल मैटर इज इक्वल टू वेट ऑफ कोल आफ्टर रिमूवल ऑफ मॉइस्चर माइनस वेट ऑफ कोल आफ्टर रिमूवल ऑफ वोलेटाइल मैटर। तो परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर आ गया W1 माइनस W2 ओवर W मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इस तरीके से हम परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर को निकाल लेंगे। अब हम इसकी सिग्निफिकेंस को डिस्कस करते हैं कि प्रॉक्सिमेट एनालिसिस वोलेटाइल मैटर को निकालने के लिए क्यों कर रहे हैं, क्या ज़रूरत पेश आ गई कि हमें वोलेटाइल मैटर को भी मेजर करना पड़ता है। When coal has a high volatile matter content, a significant amount of fuel distilled over as a gas or a vapor, which is expressed as a mass loss by pyrolysis due to the emission of gases upon heating। मैंने वही बात जो पीछे बताई थी, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे वोलेटाइल मैटर तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्यूल की वेपर और गैस बन के उड़ गई, तो पीछे रह क्या गया, जो जलेगा। ठीक है, तो हमें इसलिए भी वोलेटाइल मैटर को डिटरमाइन करना पड़ता है, उसके लिए एनालिसिस करना पड़ता है। The percentage of volatile matter determine the coal quality, the calorific value on the combustion profile। तो परसेंटेज वोलेटाइल मैटर की हमें कोल की क्वालिटी का भी बताती है, उसकी प्राइस भी बताएगी, कैलोरीफिक वैल्यू भी बताएगी, और इसकी कंबक्शन प्रोफाइल को भी अगर हमने डिस्कस करना हो तब भी हमें वोलेटाइल मैटर को मेजर करना पड़ता है, तो इसलिए हमें एनालिसिस करना पड़ता है। नंबर 3 पर जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्रॉक्सिमेट एनालिसिस से, वो है ऐश। Ash basically is non-combustible, useless matter which is left behind when all the combustible substances burn out from coal। जब कोल से जितने भी combustible substances जैसे कि volatile matter जब उड़ जाएंगे, जो पीछे रह जाएगा ना useless non-combustible material, उसे हम ऐश कहेंगे। फिक्स कार्बन भी है लेकिन उसके अलावा जो यूजलेस है ना उसके अंदर पीछे बचने वाले में, उसे हम ऐश कह रहे हैं। ऐश After the analysis of volatile matter, the crucible with residual coal sample is heated without lid
अब बगैर ढक्कन के हम इसे हीट करेंगे उसी क्रूसिबल को एट अ टेम्परेचर 700 डिग्री सेल्सियस फॉर हाफ एन आवर इन अ मफल फर्नेस। मफल फर्नेस में आधा घंटा के लिए 700 डिग्री सेल्सियस में दोबारा से हीट किया। तो जो लॉस आया सैंपल में उसे हम परसेंटेज में कैलकुलेट किए, सारी कैलकुलेशन परसेंटेज में कर रहे हैं। तो परसेंटेज ऑफ ऐश इक्वल टू वेट ऑफ रेजिड्यू लेफ्ट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल सैंपल टेकन मल्टीप्लाई बाय 100। अब जो वेट रेजिड्यू का लेफ्ट रह गया वो है W3, तो परसेंटेज ऑफ ऐश आई इज इक्वल टू W3/W मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसकी सिग्निफिकेंस को डिस्कस करते हैं कि हम ऐश की क्वांटिटी को क्यों डिटरमाइन कर रहे हैं बाय यूजिंग द अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस। नंबर 1, इट इफेक्ट द कंबक्शन एफिशिएंसी एंड बॉयलर एफिशिएंसी। अगर ऐश ज़्यादा होगी, ऐश ज़्यादा होने से क्या है, जब हम ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं ना बर्निंग के लिए कोल की, तो उन्हें स्पेस ही नहीं मिल रहा कि वो कोल के फर्दर बर्निंग कंपोनेंट तक पहुंच सके ऐश होने की वजह से। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी कंबक्शन एफिशिएंसी क्या होगी, डिक्रीज़ हो गई, वो कंबक्शन नहीं होगा। नंबर 2, इट इंक्रीज द हैंडलिंग कॉस्ट। जब ऐश ज़्यादा क्वांटिटी में होगी उसको हैंडल करने के लिए हमें अलहदा से कॉस्ट लगानी पड़ जाएगी उसे, ठीक है। नंबर 3, कास्ट क्लिंकरिंग, जो फर्नेस है उसके अंदर जो इंटरनल हमारे सिस्टम है उसमें डैमेज क्रिएट करेगी ऐश। नंबर 4, हाई कंटेंट ऑफ ऐश रेसिड्यू रिड्यूस कैलोरीफिक वैल्यू। वही सिंपल सी बात, कैलोरीफिक वैल्यू उसे भी डिक्रीज़ कर देगी। हमारी जो कोल है वो कंप्लीट कंबक्शन पर ज़्यादा से ज़्यादा हीट देगी नहीं क्योंकि उसके अंदर रेजिड्यू ज़्यादा है। नंबर 4 पर जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो है फिक्स कार्बन। फिक्स कार्बन इज द सॉलिड कंबक्सिबल रेजिड्यू दैट रिमेन आफ्टर अ कोल पार्टिकल इज हीटेड एंड द वोलेटाइल मेटल इज एक्सपेल्ड। जब वोलेटाइल मेटल उड़ गए तो जो पीछे बच गई जो कंबक्सिबल रेजिड्यू जिसने बेसिकली जलना है वो फिक्स कार्बन है, ठीक है। फिक्स कार्बन कंटेंट ऑफ अ कोल इज डिटरमाइंड बाय सब्सट्रैक्टिंग द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर वोलेटाइल मैटर एंड ऐश फ्रॉम द सैंपल। सारी कैलकुलेशन हमने परसेंटेज में की थी ना, तो 100 में से जब उन सारी परसेंटेजेस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास फिक्स कार्बन की परसेंटेज आ जाएगी, सिंपल। तो परसेंटेज ऑफ फिक्स कार्बन इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्लस वोलेटाइल मेटल प्लस ऐश। इन सबको प्लस करेंगे 100 में से माइनस, तो परसेंटेज ऑफ फिक्स कार्बन इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज इनटू W1 प्लस W2 प्लस W3। इन तीनों का सम माइनस कर दिया 100 से, तो परसेंटेज ऑफ फिक्स कार्बन आ गया। वाई इट इज़ नेसेसरी टू फाइंड आउट फिक्स कार्बन कंटेंट इन कोल। कोल की क्वालिटी बेसिकली डिपेंड ही फिक्स कार्बन पर कर रही है, जितनी ज़्यादा ये होगी उतनी अच्छी क्वालिटी का कोल है। मैंने भी इसकी डेफिनेशन में बता दिया फिक्स कार्बन क्या है, वो सॉलिड कंबक्सिबल रेजिड्यू जिसने बेसिकली जलना है, तो ये जितना ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। Then an increase in percentage of fixed carbon in coal will be followed by an increase of calorific value and thus better the quality of coal, जो मैंने भी आपको बात बताई है। It is a fixed carbon which burn in solid state, greater the percentage of carbon content the fuel burn efficiently with oxygen of air। जितनी ज़्यादा कार्बन कंटेंट होगी उतना जल्दी वो जलेगा, ठीक है। Number 3, it will provide the information regarding the percentage of fixed carbon helps in designing of furnace and firebox। हमें फिक्स कार्बन की कंटेंट इसलिए भी निकालनी पड़ती है ताकि हम डिज़ाइनिंग भी उस हिसाब से कर सकें फर्नेस की। अब मैं सारे का सारा जो मैंने कैलकुलेशन की है उसे हम समराइज़ करते हैं कि किस तरह हमने अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस को यूज़ करके कोल के अंदर मॉइस्चर, वोलेटाइल मैटर, फिक्स कार्बन और एशेज़ को मेजर किया है। तो नंबर 1, फर्स्ट वी एनालाइज द मॉइस्चर कंटेंट। कैसे की थी, हमने कोल लिया, W ग्राम था, उसे हमने ओवन में 105 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस पर 1 घंटे के लिए रखा, फिर उसे कूल किया डेसिकेटर में, तो परसेंटेज और मॉइस्चर जो आए वो आए W माइनस W1 डिवाइडेड बाई W मल्टीप्लाई बाई 100। देन नंबर 2 पर हमने वोलेटाइल मैटर मेजर किए थे जिसमें हमने कोल का वज़न W1 था, उसको जो रह गया था मॉइस्चर रिमूव होने के बाद उसको आगे प्रोसीड किया, क्रूसिबल में डाला, मफल फर्नेस में रखा और ये क्रूसिबल कवर्ड थी, ठीक है। इसे मफल फर्नेस में 9 to 5 डिग्री सेल्सियस पर 7 मिनट के लिए रखा, फिर उसे निकाला, डेसिकेटर में ठंडा किया और परसेंटेज वोलेटाइल मैटर फिर हमने मेजर किए, वो कैसे थे, इज इक्वल टू W1 माइनस W2 ओवर W मल्टीप्लाई बाई 100। थर्ड नंबर पे ऐश कोल जो W2 जो रह गया वोलेटाइल मैटर रिमूव होने के बाद उसे आगे प्रोसीड किया, उसी मफल फर्नेस में फर्दर हमने 700 डिग्री सेल्सियस में रखा, लेकिन इस दफ़ा विदाउट लिड रखा आधे घंटे के लिए, फिर कूल किया डेसिकेटर में, परसेंटेज ऐश आ गई W3 ओवर W मल्टीप्लाई बाई 100। लास्ट
फॉर फिक्स कार्बन जो हमने निकाले 100 में से सारी परसेंटेजेस को माइनस कर दिया तो फिक्स कार्बन आ गया। तो फिक्स कार्बन इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ W1 प्लस W2 प्लस W3, इन तीनों का सम किया और 100 से माइनस कर दिया तो फिक्स कार्बन आ गया। उम्मीद है आज का मेरा लेक्चर आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह हमने प्रॉक्सिमेट एनालिसिस को यूज़ करके कोल के अंदर मॉइस्चर, वोलेटाइल मैटर, ऐश और फिक्स कार्बन को कैलकुलेट किया। हमने देखा कि कितने इंपॉर्टेंट है इनके एनालिसिस और अगर इनकी क्वांटिटी कम और ज़्यादा हो तो क्या होता है। तो आज के लिए